गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर मानव जनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र, उसके अंग, मादा जनन तंत्र और उसके अंग, इनके विषय में हमने पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन की प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब चूँकि मनुष्य में दो प्रकार के लिंग हैं, नर और मादा, तो और दोनों के ही जनन तंत्र अलग अलग हैं, तो इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले युग्मक भी अलग अलग होते हैं। ठीक, नर जनन अंग आपने पढ़ लिया है। जो प्राथमिक नर जनन अंग है वो है वृषण, और जो मादा प्राथमिक जनन अंग है उसे हम अंडाशय कहते हैं। दोनों ही अंगों में युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा, युग्मक जनन का मतलब युग्मक का निर्माण, युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा क्रमशः मतलब वृषण से शुक्राणु प्राप्त होते हैं और अंडाशय से अंड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वृषण में युग्मक जनन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको शुक्राणु प्राप्त होता है। शुक्राणु क्या है? नर जनन अंग द्वारा उत्पन्न युग्मक, नर युग्मक। ठीक है, और बच्चों आपको ये मैंने जब हम लोगों ने पौधों के विषय में पढ़ा था, जहाँ हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन और दीर्घ या गुरु बीजाणु जनन पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि किस प्रकार से एक द्विगुणित कोशिका होती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमको अगुणित युग्मक प्राप्त हो जाते हैं। बाद में यही अगुणित युग्मक निषेचन के द्वारा, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से हमको युग्मनज प्राप्त होता है, और यही युग्मनज जो है वो बाद में भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। तो वही प्रक्रिया बच्चों मानव में भी है, लेकिन उसमें हम किस तरह से वो होता है उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज शुक्र जनन पढ़ेंगे। शुक्र जनन का मतलब शुक्राणु का निर्माण। अब इसको इंग्लिश में हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं इसमें कैसे होता है ये प्रक्रिया। तो पहले जो है आपको, अगर जब मैंने आपको पढ़ाया था कि वृषण में कौन कौन सी कोशिकाएं, उसकी जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं दिखती हैं? शुक्राणु जन कोशिका, या जिसको हम नर जर्म कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका हमने क्या पढ़ी थी? सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो ये दो कोशिकाएं आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये नर जनन अंग के अंतर्गत आती हैं। अब वृषण में जो हमने पढ़ा था नर जर्म कोशिका या शुक्रजन कोशिका, उसमें जो है जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप हमको शुक्राणु प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से शुरू होती है। जो शुक्र जनन कोशिका होती है या शुक्रजन कोशिका होती है, वो किशोरावस्था के दौरान जो है वो एक्टिव हो जाती है, या कह सकते हैं कि वो उस वक्त जो है वो क्रियाशील हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने आपको बताया था कि जब एक कोशिका जो कि द्विगुणित होती है और उसमें बराबर विभाजन होता है गुणसूत्रों का, और वो एक कोशिका से दो कोशिका प्राप्त होती है और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो उस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। तो इन शुक्रजन कोशिकाओं में कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि होती है। अब बच्चों ये शुक्रजन कोशिकाएं पहले से ही द्विगुणित हैं, यानी 2n है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। ये आपको पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है एक द्विगुणित कोशिका में? 46, जिसको हम लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 46। अब क्या होता है इसके बाद जो है, जब कई बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमको कई सारी शुक्रजन कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो उस शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, या इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में जब पुनः पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बच्चों, ये जो होती हैं, चूँकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये अब हमें जो कोशिकाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी? अगुणित, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है 23 गुणसूत्र, अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। अर्धसूत्री विभाजन में जो हमें संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसके बाद अब इन्हीं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको अब 4 अगुणित बराबर शुक्राणु प्रसु प्राप्त होते हैं। अब हमको जो कोशिकाएं प्राप्त होंगी उनका नाम हम क्या है देते हैं? शुक्राणु प्रसु, या दूसरा नाम है शुक्राणु पूर्व कोशिका। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो बच्चों, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये कैसे हो गए? अगुणित, n से प्रदर्शित करेंगे। अब इनमें क्या होता है? विभेदन होता है, या कह सकते हैं ये रूपांतरित होती हैं। कौन? स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु प्रसु। इनमें रूपांतरण होने के बाद ये किस रूप में हमें प्राप्त हो जाती हैं? शुक्राणु के रूप में। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को अब हम, यानी पूरी प्रक्रिया नहीं, इसमें हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये वाली जो प्रक्रिया है शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु का निर्माण, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे शुक्र जनन, जो हम शुरू में हमने लिखा था। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये जो आपको प्राप्त हो रहा है स्पर्मेटोसाइट्स, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन शुक्राणु जहाँ प्राप्त हो रहा है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है? जब ये शुक्राणु बन जाते हैं तो अब हमें एक कोशिका से कितने शुक्राणु प्राप्त हुए हैं? 4 शुक्राणु प्राप्त हुए हैं। अब यही 4 शुक्राणु जो हैं ये जाकर जो हमारी दूसरी कोशिका थी, सर्टोली कोशिका, जो इनको पोषण प्रदान करती है, उसके साथ जाकर ये चिपक जाते हैं या उसमें धंस जाते हैं। और जब शुक्राणु मुक्त होने की क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन, इस प्रक्रिया के द्वारा बाद में शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब बच्चों, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बनाकर आपको शॉर्ट में दिखाया हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पेज पर बना हुआ सभी डायग्राम जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर आता है शुक्राणु की संरचना पूछी जाती है चित्र के साथ। कभी कभी चित्र आता है, कभी कभी पूरी संरचना लिखने के लिए आती है, और ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस तरह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसको समझाइए। तो आप लिखने के बाद ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। तो एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यौवनारंभ पर, मीन्स जब किशोरावस्था शुरू होती है, जो कि मानी जाती है 10 से 13 वर्ष के बीच में। अब क्या होता है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन आपको सेल बना के इसके माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? शुक्राणुजन कोशिका। ठीक है, इस शुक्राणुजन कोशिका में ये आपकी शुक्राणुजन कोशिका है। अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती हैं? 2 कोशिकाएं मिलती हैं। तो यहाँ आपको मैंने ये 2 कोशिकाएं ये वाली दिखाई हुई हैं। अब फिर से इनमें समसूत्री विभाजन होता है, तो हमें फिर से हर एक से 2-2 कोशिकाएं और प्राप्त हो जाती हैं। अब क्या होता है, इनमें से हम इन सभी को लेकर नहीं चल रहे हैं, अभी केवल हम इस कोशिका को लेकर चल रहे हैं। इस कोशिका में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको 2 द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं प्राप्त होती हैं।
ठीक है। अब ये 2 शुक्र, इनमें क्या होता है, फिर दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है दोनों में, तो हमें कुल मिला के अंत में कितनी कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं, 4। इनको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्व कहते हैं, स्पर्मेटिड्स जिसका नाम है। अब यही बाद में विभेदन या रूपांतरण होने के बाद हमको शुक्राणु के रूप में प्राप्त हो जाती है। शुक्राणु की संरचना इस तरह से मैंने दिखाई हुई है। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 46 है, उसके बाद ये आ गया 23। जहाँ से अर्धसूत्री विभाजन की शुरुआत हो गई वहाँ पर हमको गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी शुरू हो गई। तो पहले हम शुरू में लेकर चले थे 46 गुणसूत्र के साथ, और अंत में हमें जो 4 शुक्राणु प्राप्त होते हैं वो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि 23। अब यहाँ पर हम इसकी संरचना को भी समझ लेते हैं। शुक्राणु की संरचना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना सीखना भी होगा और इसके विषय में आपको लिखना भी आना है। तो पहले हम समझ लेते हैं, ये मैंने आपको चित्र से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक ऊपर गोल सी संरचना है और नीचे पूंछ जैसी संरचना है। तो उसी की हमने जब डिटेल स्टडी करी है तो हमें किस तरह से संरचना दिखती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पर अग्रपिंडक दिखाई पड़ता है, एक घुंडी जैसी संरचना निकली हुई होती, हुक जैसी, जो कि थोड़ी सी चौड़ी होती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, अग्रपिंडक। और इसके बाद एक थोड़ी सी चौड़ी सी संरचना होती है जो कि इसका हेड कहलाती है। ठीक है, हेड में जो है ये दोनों ही चीज़ें आएंगी। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ। ठीक है, गुणसूत्र होंगे, केंद्रक होगा, और फिर बीच में नीचे जाकर देखिए ये थोड़ा सा सकरा हो जाता है, जिसको हम इसकी ग्रीवा, या ग्रीवा का मतलब उसकी गर्दन समझ लीजिए, ग्रीवा कहलाती है। अब उसके बाद थोड़ा सा एक लंबा हिस्सा होता है जो इसका मध्य खंड कहलाता है। इसमें बच्चों आपको ये जो सीढ़ी नुमा संरचना ये इस तरह से जिगजैग दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, इसमें पाए जाने वाले करोड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एटीपी जो है वो इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें हम जो हैं ये क्यों पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कि शुक्राणु जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से गति करते हैं। तो उस गति के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। और उसके बाद का जो हिस्सा है आपको ये दिख रहा है, ये इसकी पूंछ है, पूंछ कह जाते हैं, टेल जिसे कहते हैं। तो ये हो गई आपकी शुक्राणु की संरचना।